इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डायरेक्ट रोल है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान का रोड और ब्रिजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा बिल्कुल नहीं है। हम कर्जे भी लेके बना दिया हमने और हम उससे वो फायदा नहीं उठा सके। अपना हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया, एक शेख जायद रोड बनने के बाद पूरे का पूरा दुबई चेंज हो गया। फेडरल गवर्नमेंट सड़क बना रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उसके साथ क्या करना है। पेड कार्ड के और लोन्स वगैरह कर्जे लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना दिया, तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर। पाकिस्तान की सारी तरक्की जो है वो जीटी रोड के ऊपर है। डीएचए और किसी भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंपेयर करने, डीएचए का कॉन्सेप्ट में बहुत से फ्लॉज है। प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या जो बैरियर्स जो हैं वो दरपेश होते हैं, क्या ऐसी अहम तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है जहां से ये प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी तो ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। सरकार का माइंडसेट ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने। कहीं हेल्थ सिटी बनाए, कहीं मीडिया सिटी बनाए, कहीं एंटरटेनमेंट सिटी बनाए, कुछ प्लान ही नहीं किया कि इसको आगे कैसे लेके जाना। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान में एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं मैं और हारून ख्वाजा साहब। और माजी के जो मुख्तलिफ शोज हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, जिसमें कि पाकिस्तान की अहम तरीन जो पॉलिसियां हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपने फॉलो किया होगा आईटी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और दीगर शोबाजात जो हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की और उसकी माशरत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि आपने ये लफ्ज सुना होगा बहुत ज्यादा, मीडिया में इसका बड़ा जिक्र होता है, सियासतदान भी इसका बहुत जिक्र करते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद क्या है और ये क्यों जरूरी है माशी तरक्की के लिए, और पाकिस्तान में इस वक्त उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद आमिर साहब जो कि इस शोबे के माहिर हैं। मैं हारून ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जरा डिटेल में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी करवाएं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी ख्वाजा साहब, ओवर टू यू। थैंक यू रजा। जो हम पाकिस्तान प्लान के सिलसिले में सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आई बिलीव ये उसका 5वां है। हमने स्टार्ट किया था जवाद असलम साहब के साथ हाउसिंग में, फिर हम आईटी सेक्टर सजाद किरमानी साहब के साथ किया, तीसरा हमने डॉक्टर हामिद जलील के साथ एग्रीकल्चर पे किया, चौथा हमने जमील यूसुफ साहब के साथ लॉ एंड ऑर्डर पे किया। और जैसे कि आपको पता है कि ये सारी बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन होती है, इसके और भी सीरीज होंगी हर प्रोग्राम की। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और हमारी जो रिसर्च हमने 16-17 साल पे की थी उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महमूद आमिर सईद साहब उसको हेड कर रहे थे। क्विकली मैं इनका तारुफ करा दूं। मसला ये है कि ये जो सारे लोग जिनके साथ मैंने काम किया था, वो उनकी इतनी लंबी इंट्रोडक्शन होती है, उन्होंने इतने काम, इतनी अचीवमेंट्स उनकी होती हैं, तो मुझे बाकायदा लिखना पड़ता है। तो क्विकली आमिर साहब के बारे में बताऊं कि आमिर साहब ने बड़ा इनका इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। इन्होंने एनएचए में एज अ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट किया एज अ पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। वैसे ये सिविल इंजीनियर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से। और जब मोटरवे बन रही थी मिड 90s में, तो आमिर साहब उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस के पाकिस्तान का जो पहला मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके आमिर साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद आमिर साहब ने टेलीकॉम्स की दुनिया में कदम रखा और पाकिस्तान की एक उस वक्त की बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो थी वो चंद दूसरे हजरात के साथ मिलकर खरीदी। सो टेलीकॉम्स का सेक्टर भी इन्होंने चलाया, वो भी देखा। मेरे साथ आमिर साहब मेरी और बाकी टीम के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। एंड जो यूनिक समरी मैं बताऊं, यूनिक इन्होंने जो आइडिया लेकर आए वो था पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कंपनी। तो ये कॉन्सेप्ट आमिर साहब लेकर आए थे कि हम किस तरह से लेवरेज करें। मसलन लाहौर की रिंग रोड है वो खाली पड़ी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द जो एरियाज थे, आमिर साहब इसकी डिटेल भी बताएंगे। तो उसमें लाहौर की मार्केट्स को हम वहाँ पे मूव कर दें, GORs को वहाँ पे मूव कर दें, वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो बड़ा ही जो मुझे याद है अभी तक के
सारी इंटरनेशनल एजेंसीज बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, हमारे पास आई थी कि जी ये क्या फंड जो आप बना रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड वगैरह है एंड ऑल दैट। और फिर एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आमिर साहब ने प्रपोज की, जो ओवरऑल प्लान पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का था, उसमें आमिर साहब ने 6 नई सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया था। और उसमें लाहौर के मज़ाफ़ात में, कराची के मज़ाफ़ात में, मुल्तान के मज़ाफ़ात में वो तो थी ही, लेकिन उसमें एक पेशावर के मज़ाफ़ात में थी, जिसमें आमिर साहब का पॉइंट ये था कि फाटा, जो फॉर्मर फाटा है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे की जाए। और एक गवादर में थी, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने ये की थी कि खैरपुर, जो कि बिल्कुल दरमियान में आता है पाकिस्तान के इंटीरियर सिंध में, तो वहां पे आमिर साहब ने प्रपोज किया था एनर्जी सिटी, यानी कि एनर्जी वहां से प्रोड्यूस है वो हब बन जाए और फिर इक्वली आसान है डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब आप कराची में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फिर ट्रांसमिट करना जो है वो खैबर तक, वो बड़ा मुश्किल, दरमियान में आप एनर्जी हब एक बनाएं। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन टू सम इट अप। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का यूनिक एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर महमूद आमिर साहब का। आप जरा थोड़ा डेफिनेशन बता दें कि इसको डिफाइन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि हम लोग सारे कंफ्यूज होते हैं कि ये रोड्स जो हैं और हाईवेज और ब्रिजेस, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर और सिस्टम होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहेंगे। उसमें ये आपके रोड्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, रेलवेज आ जाती हैं, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपकी यूटिलिटीज, आपके तकरीबन सारे पब्लिक वर्क्स, फिर टेलीकॉम, फिर अब तो उसमें ये डिजिटल जो नेटवर्क्स हैं सारे आपके, जिसमें आपकी कनेक्टिविटीज और ब्रॉडबैंड, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो बुनियाद जिस पे आप पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ा करते हैं, इसमें एनर्जी भी आ जाती है। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये जितनी भी बुनियाद है जिस पे आप अपनी इकोनॉमी खड़ी करते हैं, इसको ब्रॉडली आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। और किसी भी इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए या तरक्की के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ सर्वाइवल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रीढ़ की हड्डी की तरह है। और अब तो मेरा ख्याल है एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है पूरी दुनिया में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डायरेक्ट रोल है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, कनेक्टिविटी होती है, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ये मैं बड़ा मुख्तसरन ये तारुफ मेरा ख्याल, फिर डिटेल में बात करेंगे आगे कि हर सेक्टर का क्या क्या रोल होता है, लेकिन ब्रॉडली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने तो उसको एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी। तो अगर हम रोड्स और हाईवे से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तसव्वुर इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हवाला होता है तो सड़कें, मोटरवेज, ब्रिजेज, उन्हीं की तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है। तो अगर आप उसका भी एक जायजा दें, पाकिस्तान में इस वक्त उसकी जो स्टेट है इनकी, वो क्या आप उस पर कहेंगे कि कितनी ज्यादा जरूरत है और उसकी मौजूदा क्या है हालत? सरप्राइजिंगली, बल्कि ये मैं फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रोड और ब्रिजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रीजन में हमने सबसे पहले इसको तरक्की दी है। मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में मोटरवे स्टार्ट हुई तो उसके बाद इंडिया ने NHAI बनाई, रेगुलेटरी बॉडी, जो कि बिल्कुल आप कार्बन कॉपी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। सो आप रीजन में आपने बहुत पहले रोड और मोटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। जो असल मसला ये है कि किसी भी गरीब मुल्क की तरह इसमें बड़े पैसे लगते हैं, ये आसान काम नहीं है, इसमें बड़े लोन लेने पड़ते हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। हमने ये प्रोसेस अभी 90s में शुरू किया है, लेकिन हम उसको लेवरेज नहीं कर सके, और नंबर 2 उसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर सके, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें वो फायदा नहीं हुआ जो हमें होना चाहिए था। और हम कर्जे भी लेके बना दिया हमने, और हम उससे वो फायदा नहीं उठा सके। मैं इसका आम लफ्जों में इसकी एग्जांपल दूं कि जब हमने मोटरवे, आपकी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो पहली मोटरवे थी वो शुरू हुई, वो 97 के इर्द गिर्द थी।
और उसी जमाने में दुबई ने शेख जायद रोड बेसिकली अपना हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया। अब आप उसके बाद देख लें कि दुबई का क्या हुआ है, उसके साथ उसको उन्होंने इकोनॉमिकली इंटेग्रेट किया, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए और उसके साथ पूरे का पूरा दुबई चेंज हो गया। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों का दुबई का एक्सपोजर है, तो वो से हमारी अब मोटरवे से सफर करें, मैं 97 से वो ऑपरेशनल है, मुझे तो उसमें कोई फर्क नहीं लगा। ठीक है, सड़क का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेफली जाने का एक बेसिक पर्पज है, लेकिन उसके साथ आज मॉडर्न दुनिया में जब तक उसको इकोनॉमिकली इंटेग्रेट ना करें तो ये बड़ा कॉस्टली एक्सपेंडिचर है, इसके फायदे नहीं आप उठा सकते। हम इतनी मोटरवेज बनाने के बावजूद हमें वो फायदा नहीं हुआ। टोल कलेक्शन या थोड़ा टाइम बच जाना, बहुत बड़े फायदे हैं, थोड़ी इन्वायरमेंट बेहतर हो जाएगी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए उसको इकोनॉमिकली इंटेग्रेट करना पड़ेगा, उसको लेवरेज करना पड़ेगा। उसके साथ उसकी जब आप बना रहे होते हैं तो आपका पूरा विजन पिक्चर होनी चाहिए कि इसके बाद आपने पूरा इलाका कैसे चेंज करना है। मैं फिर वो दुबई की एग्जांपल दूंगा क्योंकि पाकिस्तानी उसके साथ रिलेट कर सकेंगे कि एक शेख जायद रोड बनने के बाद पूरे का पूरा दुबई चेंज हो गया। तो वो हमारी अगर आप मोटर पे देखें तो ना तो कोई नया शहर बना है, नए शहर को तो थोड़े इकोनॉमिक हब्स पे ऐसे नहीं डेवलप हुए। फेडरल गवर्नमेंट सड़क बना रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उसके साथ क्या करना है, लोकल गवर्नमेंट्स का तो वजूद ही नहीं है, तो वो उसका फायदा ही नहीं हुआ हमें। और गरीब मुल्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली एक्सपेंडिचर है, उसको तो हम उसका फायदा। सो रजा, आपकी इजाजत से सवाल करना चाह रहा हूँ। तो ये आमिर साहब, सो आपने ये जिस्ट बता दी कि पाकिस्तान ने एक तो was the first in the region इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को, मोटरवे जो बनाई थी, उसको देखते देखते इंडिया ने उसको कॉपी किया और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया उन्होंने बनाई और उसको कॉपी किया। और पाकिस्तान का आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है और वो जैसे तैसे पेट काट के और लोन्स वगैरह कर्जे लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना दिए जो कि हमारी रीजन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हम उसको लेवरेज नहीं कर सके, यानी कि उससे फायदा नहीं उठा सके, उसको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं कर सके और ना कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि वो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो आपस में उनकी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं। तो इन असम्बली ये आपने बताया, लेकिन मुझे बताएं इसके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर कहाँ मिसिंग है? क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाएं, दूसरी कंट्रीज में, तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इधर तो हम बात करें पेट काट के बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्जे लेके बना दिया, तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर? आपकी प्राइवेट सेक्टर का तो एक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। रोड ब्रिजेस को तो छोड़े, किसी भी फील्ड में आपके इवन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपके जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना रिजिड है कि वो तो कोई प्राइवेट सेक्टर दूर से भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बिल्कुल टोटली तबाह हो चुका था। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 2/3 उनकी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी उन्होंने मॉडल शायद मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले वही लेके आए थे कि भाई गरीब मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने इतना इंसेंटिवाइज किया प्राइवेट सेक्टर को कि वहां 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आती है। और ये टोल रोड्स का कॉन्सेप्ट और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये वहां से यानी कम से कम एशिया में ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और आप ये देखें कि एक दफा जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो फिर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इंटेग्रेट किया के साथ नए इकोनॉमिक हब्स बने, नई सिटीज बने, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है वो मॉडर्नाइज हो, वहाँ मार्केट्स डेवलप हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो तभी फायदा ना कि वो इकोनॉमिक तरक्की हो। अच्छा, आप तो GT रोड देख लें कि पाकिस्तान की सारी तरक्की जो है वो GT रोड के ऊपर हुई है। कॉन्सेप्ट यही था कि वो बिल्कुल एक प्लान नहीं थी, वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से तरक्की हुई है। अब जब दोबारा मोटरवेज बना रहे हैं तो आप एक प्लान तरीके से
एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। आज 25 साल हो गए हैं मुझे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे सफर करते हुए। इसके ऊपर कम से कम एक बड़ा शहर बन जाना चाहिए था। हर शहर की उसका पूरी पिक्चर चेंज होनी चाहिए थी। सरगोदा वैसे का वैसे ही है, आप शेखुपुरा वैसे का वैसे, अब जितने भी बड़े, कोई एक शहर भी वैसे नहीं चेंज हुआ। 25 साल बहुत अच्छा होता है। अगर इसको प्रॉपर प्लान किया जाता, इसको प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाया जाता। प्राइवेट सेक्टर, ये एक आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे मिलाया जाए, वो आप सरकार के साथ कोई भी प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप जो है वो तो पाकिस्तान में आप, ये तो डिबेटेबल ही नहीं रहा कि वो पॉसिबल ही नहीं है। दो तरीकों से पॉसिबल है, या तो पब्लिक सेक्टर को टोटली आप अपसाइड डाउन चेंज करें, सरकार जिस तरीके से काम करती है वो उस तरीके से काम खत्म करें। ये जो 200 साल पुराना कंट्रोल तरीका था सरकारी मुलाजिम, ये जो मेंटल अप्रोच थी, ये तो पूरे का पूरा सरकारी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। इसमें तो पॉलिटिकल विल है, बहुत कुछ बाकी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो शॉर्टकट मारी जा सकती है वो ये है कि आप सरकारी इदारों से जान छुड़ाएं। और हमने एक कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है पूरी दुनिया में, कि वो एक मास्टर डेवलपर का कॉन्सेप्ट, कि जिस इलाके को आपने डेवलप करना है वहां एक मास्टर डेवलपर लेके आए, उसकी सरकार के साथ सरकार उसको गाइडलाइंस दे कि ये गाइडलाइंस है और यहाँ से हम आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमारा रोल होगा फैसिलिटेटर का, हमारा रोल होगा जोनिंग का, कि ये चीजें अलाउड हैं, ये चीजें नहीं अलाउड, और इसके बाद इसको प्लान करना, इसकी अप्रूवल, ये मास्टर डेवलपर का काम। फिर मास्टर डेवलपर अपने साथ पार्टनर्स लेके आता है, कोई उसे जमीन देगा, कोई उसकी सड़क बनाएगा, कोई बिल्डिंग्स बनाएगा, और वो पूरा इलाका चेंज हो जाएगा। मैं फिर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग दुबई बहुत जाते हैं, तो मैं फिर एग्जांपल दूंगा। ये जो दुबई की कंपनीज हैं, नकील और अम्मार वगैरह, दे आर ऑल मास्टर डेवलपर्स। और आप ये देखें कि एक शेख जायद रोड सरकार ने बना दी, उसके बाद ये मास्टर डेवलपर्स आए और इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, जिससे दुबई की इकोनॉमी जो है वो अब तेल पे डिपेंडेंट नहीं रही। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक या तो अब सरकार का टोटली, जैसा सरकार फंक्शन करती है, सरकारी इदारे फंक्शन करते हैं, उसको टोटली रेनोवेट करें। नया सिविल सर्विस रिफॉर्म जो कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट है की पॉइंट है, या तो उसको लेके आए, और जब तक वो आने के बाद जब सरकार एक फैसिलिटेटर बन जाएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा। वो मास्टर, आप एक जॉइंट कंपनी बनाएंगे जो कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, सरकार को उसकी रॉयल्टी मिलेगी, वो जोनिंग करके देगी, उसको जोनिंग के इख्तियारात देगी। पाकिस्तान में इस टाइप का बड़ा लूज स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है, बड़े एक मैं आपको कहूँ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, वो डीएचए का। लेकिन डीएचए भी एक तरह की मास्टर डेवलपर है, लेकिन वो सरकारी इदारों से डंडे के जोर पे, वो सरकारी इदारों का उस पर कंट्रोल नहीं है। तो डीएचए और किसी भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंपेयर कर लें तो वो डीएचए फैलता जा रहा है, वहां सिस्टम्स भी अच्छे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट्स, वहां प्राइवेट सेक्टर खुद ही आ रहा है, वहां प्राइवेट सेक्टर खुद ही आ रहा है, कोई अपार्टमेंट बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई मार्केट बना रहा है, कोई सिनेमाज बना रहा है। वो बाकी शहरों में, शहर की जो सेंट्रल जगह है वहां प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, बिकॉज तो ये पाकिस्तान में, हालांकि डीएचए का कॉन्सेप्ट में बहुत से फ्लॉज है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकार को जब तक आप उसको टोटली उसका माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान वैसे तरक्की करेगा जैसे पूरी दुनिया में चाइना ने की है लेटली। आप पूरा यूरोप तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर जापान वगैरह चले, वो तो पुरानी बात होगी है। ये लेटली चाइना और दुबई बहुत बड़ी एग्जांपल है जी, और साउथ कोरिया भी, वहां भी देखिए, मलेशिया, बिल्कुल मलेशिया, सारे ये जापान से जो मॉडल आया था उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये मलेशिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हुआ।
जी, ये प्राइवेट, ये आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि देखिए, अमूमी तौर पे तो हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या जो बैरियर्स जो हैं वो दरपेश होते हैं, इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स जो होते हैं, और रेड टेपिज्म जो होता है, और भी कई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाले जाते हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि अगर हमने क्या ऐसी अहम तब्दीलियां लाने की जरूरत है जहां से ये प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी? क्या उनको क्या सिक्योरिटी या क्या उनको इंसेंटिव्स मयस्सर होने चाहिए? ये सबसे बड़ी तो ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, और जी। उनको यहाँ एक सरकार चेंज होती है तो सारे नैब में चले जाते हैं, तो वो सही बात। इसके अलावा आपकी अप्रूवल्स के इश्यूज हैं। सरकार का माइंडसेट ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने का। बेसिक वो जो सरकारी मुलाजिम की मेंटेलिटी जो है, मैं 34 साल की उम्र तक सरकारी मुलाजिम था, वो मेंटेलिटी ये है कि भाई ये तो ठेकेदार है। ये दो सरकारी मुलाजिम और एक मैं प्राइवेट सेक्टर से इधर बैठा हूँ। 34 साल तौबा करके प्राइवेट सेक्टर में आ गया, वो मेंटेलिटी नहीं है। इस सरकारी ढांचे के साथ किसी किस्म की भी आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा नहीं उठा सकते। अब तक मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में एक दुकान भी चली है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई पेट्रोल पंप चल गया हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। मैं तो बात ही नहीं कर रहा ना कि कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो रोज एक वो इंस्पेक्टर आ जाएगा। यदि अब मेरी नई पोस्टिंग हो गई है तो प्राइवेट सेक्टर, उसको आपने क्या फैसिलिटेट करना है? उसको आपने जोनिंग इंश्योर कर देनी है कि भाई ये इलाका यहाँ इसके ये जोनिंग है, इस जोनिंग के अंदर रह के अपना प्लान दो, हमसे प्रूव करवाओ, उसके बाद तुमने जो करना है करो। तुमने पार्टनरशिप्स करनी है, तुमने सड़क के अपने ठेके देने हैं, तुमने अपनी पार्टनरशिप्स करनी है, तुम यहाँ के मास्टर डेवलपर। जोनिंग एक्सप्लेन करते हैं जरा। जोनिंग का यह है कि उस इलाके की एक आप विजन देंगे कि इस इलाके को आप कैसे डेवलप करना चाहते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, आपने लाहौर रिंग रोड बना ली जैसे तैसे, अब वो पिछले 7-8 सालों से बनी हुई है, 10 साल हो गए शायद, वो पूरा लाहौर सर्कल में घूमता जा रहा है। उसके इतने इंटरचेंजेस है, ना आपने उसको शहर से कनेक्ट किया, ना शहर कंजेशन कम हुई है। अगर आप हर इंटरचेंज पे एक थीमेटिक डेवलपमेंट करें, जैसे आप नॉर्थ जो आपका बदामी बाग के इलाके के सामने का इंटरचेंज है, वहां होलसेल मार्केट्स रिंग रोड से उधर ले जाएं, उसकी जोनिंग आप फॉर वेयर हाउसिंग एंड मार्केट, फिर आपने हॉस्पिटल्स की जो नई एक्सपेंशन करनी है, जब ताकि सिटी का लोड कम हो और जो लाहौर के मुसाफात से लोग आते हैं वो लाहौर के अंदर ही ना आए, वो बाहर बाहर से आए, अपना काम करें और वापस जाएं, ताकि लाहौर की कंजेशन कम हो। सिविल सेक्रेटेरिएट अब तक मूव हो जाना चाहिए था। ये जो आपकी अरबों की प्रॉपर्टी है, जीओआर और सरकारी, ये सारी आपकी इस वक्त आप इसको और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए यहाँ आप स्काई स्क्रैपर बना सकते थे। लेकिन आप जब इसको बाहर, आपने रिंग रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ही नहीं किया, वो तो प्राइवेट सेक्टर के जरिए आएगा। आप हर इंटरफेस पे थीमेटिक डेवलपमेंट करें, कहीं हेल्थ सिटी बनाएं, कहीं मीडिया सिटी बनाएं, कहीं एंटरटेनमेंट सिटी बनाएं, उसके मुताबिक आप उसको विजुलाइज करें, जोन करें, मास्टर डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करें। उसी अगर कहीं अस्पताल में हॉस्पिटल की एक्सपेंशन होनी है तो उस हेल्थ सिटी में हो, वो जंप स्टार्ट करेगा। उसके साथ वहां प्राइवेट सेक्टर लैब भी लेके आ जाएगा, वहां प्राइवेट क्लिनिक्स भी बन जाएंगी, वहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की रिहाइश भी बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह शहर जो है ये अर्बन डेवलपमेंट होती है, जिसमें अब वो जमाना खत्म हो गया है कि जी आप 2-2 घंटे ट्रेवल करके काम पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इससे तो सारे शहर, अमेरिका चौक हो गया, अमेरिका की हाईवे चौक हो गई। तो अब आपको पूरा एक विजुलाइज करना पड़ेगा। जब आप ये सारे थीमेटिक डेवलपमेंट करेंगे, उसके मुताबिक उसकी जोनिंग करेंगे, जोनिंग को सामने रख के मास्टर डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी और फिर रिंग रोड का फायदा होगा।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिंग रोड से जब उतरेंगे तो फिर वहां कंजेशन हो जाएगी, वहां समोसे वाला बैठा होगा, वहां वैगनों का स्टॉप होगा। तो वो जो रिंग रोड से आपने 15 मिनट बचाए हैं, वो जब उतरेंगे तो आपको आधा घंटा और डिले हो जाएगा। तो मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा इससे। ये बहुत कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मजाक नहीं है कि आप 2-2 बिलियन डॉलर और 5-5 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट करें, और वो भी कर्ज लेके करें, और फिर आप उसको प्लान ही ना करेंगे आपने इससे फायदा कैसे उठाना। एग्जाम्पल दे दूं कि वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी किया है, ये उनकी कोई 20 साल 1990 से 2010 तक उन्होंने तकरीबन सारे 160 मुल्कों को किया है कि जहां आप प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, वहां जो आप अगर जीडीपी का 10% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च रहे हैं, आप 10 की बजाय 11% करेंगे, तो जीडीपी पे उसका इफेक्ट 1.5% हो जाएगा। यानी अगर आपकी 300 बिलियन की जीडीपी है और 10 बिलियन आपका है और आप तो 10.1 कर देंगे, तो वो 304.5 आपकी जीडीपी हो जाएगी एक साल में। इतना इसका डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप उसको बाकायदा प्लान करें। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। तो आमिर साहब, मैं ये कह रहा था कि उसमें एक और भी चीज अगर हम ऐड कर लें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लॉ जो हमारा बना हुआ है वो इतना ड्रकोनियन है कि उसको देख के कौन आएगा, मुझे बताएं, प्राइवेट सेक्टर से। तो खैर उसको तो कहीं छुपा दे, वो तो किसी सेक्टर को दिखाएं ना आपको। एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी अप्रूवल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। वो एक सरकारी मुलाजिम जब बनाएगा तो फिर ऐसे ही बनाएगा ना। उसका तो माइंडसेट ही नहीं है। उसका तो कंट्रोल करने के लिए उसको आपने ट्रेन किया है। अब आप उसे कह रहे हैं कि तुम सर्विस दो और तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालो, तो वो तो उसके लिए बनाया ही नहीं गया। ठीक। रजा, अगर अगले के ऊपर चले हम, तो ये थोड़ा रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी आमिर साहब से पूछते हैं कि आमिर साहब, ये अक्सर हमें अपनी सड़कें जो हैं वो खुदी हुई नजर आती हैं, धर्म भरम हुआ होता है, जो है साइड वॉक्स और फुटपाथ वो खुदे होते हैं, और बारिश हो जाती है उसके बाद कीचड़ और गंद पड़ जाता है, और पता लगता है जी कि वो फाइबर ऑप्टिक हो रहा है, पता नहीं कितनी दफा फाइबर ऑप्टिक डाल रहे हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिक इतनी दफा डल चुका है, और हर दफा हम समझते हैं जी दुनिया का मोस्ट मॉडर्न ये इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है आपकी टेलीकॉम्स और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए। तो हम तो अभी 4G भी शायद उसी के ऊपर, वो भी पता नहीं है कि नहीं है। तो इसका क्या रीजन है? अब ये देखें ना कि आपने अगेन फिर वही, आप सबसे पहले थे जो फाइबर ऑप्टिक्स पे आपने इन्वेस्टमेंट की अर्ली 90s में, और तब किसी को पता भी नहीं था, बल्कि लोग ये कहते थे इसका फायदा क्या होगा, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो तब कोई किसी को पता ही नहीं था कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने ये सारी एप्लीकेशंस करनी है। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में 5G चल रहा है, और उसी पे ही सारी आपका डेवलपमेंट्स होगी। ई कॉमर्स आपकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी था, पाकिस्तान का, मैं फिर कहूंगा कि आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर था रीजन में। लेकिन आपने क्या किया है कि आप उसको साथ साथ, क्योंकि अगेन आपने प्राइवेट सेक्टर को जब देखा कि टेलीकॉम अब चल पड़ा है, तो आपने उस पर हर बजट में उस पर आपने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए कि भाई ये तो अब कमा रहा है, अब इससे निकालो जो निकालना है। वो जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो अब 5G में आप 3 सालों से आप उसके लाइसेंस आपने ऑप्शन में जाना है। और मैं 3 सालों से सुन रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट के प्लानिंग में है कि पता नहीं 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। वो क्यों कोई करेगा? वो डॉलर्स में लेके आके रुपीज में कैसे कमाएगा, और वहां अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे वापस लेके जाएगा? तो उसकी कोई हेजिंग नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है 5G का लाइसेंस लेने के लिए। वो लाइसेंस लेगा तो 5G लेके आएगा ना। और वो लाइसेंस और सारी आपकी टेलीकॉम कंपनी इस वक्त फॉर सेल है, क्योंकि वो वायबल ही नहीं। आपने प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठ के
कुछ प्लान ही नहीं किया कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। ये जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये लोग वापस कैसे लेके जाएंगे। तो वो उसकी वजह से आप ये देखें कि आपका जो टेलीकॉम सेक्टर, जो कि किसी जमाने में अर्ली 2000 में वो दुनिया में ये टेलीकॉम कॉन्फ्रेंसेस में उसकी एग्जांपल दी जाती थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने देखें कितना जबरदस्त टेलीकॉम सेक्टर खड़ा किया, लेकिन हमने टेलीकॉम सेक्टर सिवाय एक दूसरे को जोक्स भेजने के अलावा यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब 5G मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में 5G आएगा। एक सवाल मैं रजा कर सकता हूँ उसमें? सर प्लीज प्लीज। अच्छा आमिर साहब, ये देखें ना, ये टैक्सेस जहां तक आपने कहा टैक्स लगा दिए, वो तो बाकी और भी सेक्टर्स के अंदर हैं और भी इंडस्ट्रीज के ऊपर हैं। फिर आपने बात की कि जी वो अपने प्रॉफिट्स नहीं ले जा सकते, वो तो इस वक्त तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज को ये प्रॉब्लम है जाने का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन लिमिटेशंस के होते हुए व्हाई इज इट कि हमारा कोई लोकल प्राइवेट सेक्टर का ग्रुप वो आके क्यों नहीं खरीद लेता, जिसको ये हेज करने की जरूरत नहीं है, वो रुपीज में खरीदे और रुपीज में ही कमाए? नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि आपने लोकल इंडस्ट्री तो डेवलप ही नहीं की ना, उसे सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लोकल भी होगा तो वो अभी तो उसको फिलहाल तो बाहर से ही डॉलर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये अब आपने है कि अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी के जरिए $50 बिलियन कमाने हैं, तो फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको कुछ उसको इंटेग्रेट करना पड़ेगा ना, वो हवा बन जाएगा ना। तो वो कहीं ना कहीं तो मुझे तो प्रायोरिटी नहीं लग रही। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जी हम आईटी में हमारा इतना पोटेंशियल है, जो कि शायद जितना हम कह रहे हैं उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसके साथ उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भी जरूरत गौर करने की जरूरत है। फिर हम एक तरफ चलते हैं तो दूसरा सेक्टर को बिल्कुल भूल जाते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम पिलर्स को आपको साइमल्टेनियसली उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी उन पिलर्स पे खड़ी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम आपने ये बात कही अबाउट ये पिलर्स वाली। अच्छा तो हारून साहब आपका कोई और है सवाल? तो फिर वरना मैं आखिरी जी, मैं एक और आई नो वो प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है, तो लेकिन इसमें इतने ज्यादा वो फील्ड्स हैं आईटी के भी, बहुत स्प्रेड आउट है, और हम अगले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे इसको डिस्कशन। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम में अगर आमिर साहब थोड़ा सा हमें बताएं कि रेलवेज जो है वो बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो रेलवेज के ऊपर क्या है? वो मैंने सुना था, शायद आपने बताया था कि 1947 में इंडिपेंडेंस के वो 12,000 किलोमीटर थी हमारी जो रेलवे छोड़ के गए थे, वो अब माशाल्लाह हमने उसको एक्सपैंड करने के लिए 9,000 पे ले गए हुए, 25% कम कर दिया। देखिए, अंग्रेज का चाहे जो भी बेस्ट इंटरेस्ट था रेलवे बनाने में, लेकिन हमें तो बहुत बड़ा एसेट मिल गया, यानी ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट था। आज तक बहुत से मुल्कों के पास रेलवे ही नहीं है। आप पूरा मिडिल ईस्ट देख लें, हम इतने लकी थे कि हमें एक बहुत जबरदस्त रेलवे का निजाम मिला, लेकिन वो बजाय उसे बढ़ाने के हमने उसको श्रिंक कर दिया। वहां अगेन जिस पे फोकस करना चाहिए था, फ्रेट मूवमेंट पे, उसको हमने सड़कों पे ले आए, और ये दोनों बड़े इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे फ्रेट सड़कों पे आता रहा, सड़कों का लाइफ आधी होती गई, क्योंकि हमारे पे जो अभी तक आपका वो जो ट्रक चल रहा है वो डबल एक्सल ट्रक है, और वो 50-50 टन लेके ओवरलोडिंग करता हुआ सारी सड़कें उसने पाकिस्तान की तबाह करती हैं। ना आप लोड मैनेजमेंट कर सके हैं, ना मल्टी एक्सल ट्रांसपोर्टेशन कर सके हैं, और ना फ्रेट ट्रेन को आप बढ़ा सके हैं। तो अगर आपने ये फ्रेट मूवमेंट को रेल पे शिफ्ट नहीं किया, तो ये जो इतना बड़ा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बना दिया है, इसकी लाइफ आधी हो जाएगी, आधी से भी शायद कम हो जाए। तो इसको, ये सारा इंटरलिंक्ड है, और रेलवे के पास फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो इतना बड़ा स्कोप है कि रेलवे के पास तो लाखों एकड़ पाकिस्तान के जो की सेंटर्स है वहां पड़ी हुई। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर ये अमेरिका की जो ट्रेन कंपनी है एमट्रैक,
ये रियल एस्टेट डेवलपर है साहब। तो न्यूयॉर्क से आप अंधेरे में चली जाती है कि ऊपर जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है ये साथ एमट्रैक की पार्टनरशिप है, नीचे एमट्रैक का ट्रैक है, क्योंकि वो की जगहों पे है तो उसके ऊपर सारी आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से आप फायदा नहीं उठा सकते जब तक कि आप पब्लिक सेक्टर को साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। रेलवे में अगर आज आप रेलवे को टर्न अराउंड करना चाहते हैं तो आप तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर कर ही नहीं सकते। वो लाखों एकड़ यूटिलाइज करें, फ्रेट को करें, तो 4-5 सालों में रेलवे टर्न अराउंड हो सकती है। रेलवे टर्न अराउंड होगी तो आपकी सड़कों की लाइफ डबल हो जाएगी। जितना मर्जी टोल कलेक्ट कर ले, आप इन सड़कों का, आपने सड़कों का नेटवर्क बढ़ा दिया है और आप वो मैनेज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अभी तो सम इट अप, ये रजा बेसिकली ये जो रेलवे और रोड्स का कनेक्शन है ना, ये आमिर साहब ने जो बताया कि अभी तक हम डबल एक्सल पे 2 एक्सल वाले जो हैं ट्रक्स उस पे चल रहे हैं, यानी कि 50 टन है, वो 2 एक्सल जो है 25-25 टन ट्रांसफर करता है, वो 25 टन जो है रोड पे जा रहा है और रोड जो है उसकी लाइफ वो कह रहे हैं आधी से भी कम हो जाती है। अब आपने बड़े बड़े ट्रेलर्स देखे होंगे मुल्कों, दूसरे मुल्कों में जब आप जाते हैं, बाहर के मुल्कों में, दुबई में और वेस्ट में जाते हैं, तो वो 18 व्हीलर्स होते हैं, उनमें 4, 6, 8 एक्सल्स होते हैं। तो होता ये है कि वो 50 टन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड, और वो बजाय 25-25 टन के वो 8-8 टन जो है, तो सड़क के ऊपर 8 टन आ रहा होता है। सड़क वो कम हो जाता है। सड़क जिस स्ट्रेस पे डिजाइन होती है आप उससे डबल स्ट्रेसेस डाल रहे हैं, और तो जिसकी वजह से ये रोड एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन अब बन ही गया तो उससे तबाह मत करें। जिसके लिए बड़ी जरूरत है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्रेट है, मेजर फ्रेट जो है रेलवेज पे आए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें एक्सल इंक्रीज करने पड़ेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, रेलवेज के हवाले से मुझे इत्तेफाक हुआ है माजी में हिंदुस्तान जाने का, और मैंने सफर भी किया। उन्होंने अपने रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया है, और ना सिर्फ ये कि इस वक्त रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, वो तो एक है ही सर्विस, उसके अलावा कार्गो का भी जो निजाम है पाकिस्तान में, इसके ऊपर भी बड़ी ज़रबेकारी लगाई गई है कि ये प्रेशर सारा रोड पर आ चुका है। और इसमें जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट जिसे वो कहते हैं ओनर्स, और जो उनकी कंपनीज हैं, उन्होंने भी सियासतदानों, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसी ऐसी बनाई है कि ये कार्गो के रेट्स इसको वीकन किया जाए। इस वक्त ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक इंजन होगा ग्रोथ का, अगर हम इसको रेलवे में को एक्सपैंड भी करें, और इसमें ये गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का भी जो है सिलसिला मतलब एक्सपैंड करें उसको। तो बहरहाल हमारा वक्त जो है जनाब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है शो का, और मैं ये चाहूंगा कि हम इसके ऊपर बिल्कुल फॉलो अप करें, क्योंकि आज की गुफ्तगू से बहुत सारे नुकात भी निकले हैं, और आई एम श्योर कि अभी हमारे जो देखने वाले हैं वो भी बहुत सारे कमेंट्स और उनके सवालात आएंगे आज भी और आने वाले दिनों में भी। तो हम दोबारा आपको जहमत देंगे आमिर साहब, क्योंकि इट्स टॉपिक। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू हारून साहब फॉर एक्सेलेंट को मॉडरेशन और क्वेश्चंस। तो इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज।